Hello everyone, how are you all? All well? Okay, so हमने पॉलीमर्स स्टार्ट किया था. आज है हमारा फोर्थ लेक्चर. थर्ड लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन पूरी कंप्लीट कर ली थी. आई टोल्ड यू दैट देयर आर 4 क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर. लास्ट लेक्चर में हमने पूरी क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर ली थी कि पॉलीमर्स को कौन कौन सी क्लासिफिकेशन में उनको क्लासिफाई किया गया है. बेसिकली वो हमने आइडिया ले लिया था. हमने क्लासिफिकेशन डन. लास्ट क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की थी ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस की पॉलीमर्स को हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. दैट इज एडिशन पॉलीमर हमने डिस्कस किया था. एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर. एडिशन पॉलीमर में क्या था, पाई बॉन्ड की ब्रेकेज के साथ न्यू यूनिट फॉर्म हो रही थी. न्यू यूनिट उसमें कंबाइन कर रही थी जैसे जैसे पाई बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही थी. और एडिशन पॉलीमर में हमने देखा था कि उसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है. बाय प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है बट ओनली सिंपल पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और न्यू यूनिट कंबाइन कर रही है. एंड आई टोल्ड यू कि होमोपॉलीमर्स आर एडिशन पॉलीमर्स. क्लियर है इतना. और कंडेंसेशन हमने डिस्कस किया था. कंडेंसेशन में क्या था, न्यू यूनिट कंबाइन होगी विद द रिमूवल ऑफ बाय प्रोडक्ट. विद द रिमूवल ऑफ बाय प्रोडक्ट लाइक उसमें वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बट बाय प्रोडक्ट देयर इज मस्ट. जब भी हम कोई न्यू यूनिट कंबाइन करेंगे मोनोमर के साथ या फिर जो भी पिछली यूनिट है तो नेक्स्ट यूनिट जब भी जुड़ेगी देयर इज रिमूवेबल ऑफ बाय प्रोडक्ट इन द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. क्लियर है इतना हमने डिस्कस कर लिया था. सो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. ओके, वही है एडिशन और कंडेंसेशन. जो हमने पॉलीमराइजेशन पढ़ी थी उनको डिटेल में पढ़ेंगे. उधर तो हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ी थी बट अब इस लेक्चर में हम नाउ एक्चुअल पॉलीमर्स चैप्टर स्टार्ट. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. टाइप्स, लेट मी राइट, types of polymerization reaction. Types of polymerization reactions. एडिशन और कंडेंसेशन को डिटेल में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वन है हमारे पास यहाँ पे एडिशन पॉलीमराइजेशन. फर्स्ट वन इज एडिशन पॉलीमराइजेशन. ओके, तो इसमें क्या है, आई टोल्ड यू जैसे जैसे पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड. जैसे जैसे पाई बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा वैसे ही क्या होगा, न्यू यूनिट कंबाइन करेगी और बाय प्रोडक्ट नहीं निकलेगा. अब जो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है इट कैरीज इन 3 स्टेप. 3 स्टेप में ये एडिशन पॉलीमराइजेशन कंप्लीट होगा. सो व्हाट आर दीज? फर्स्ट वन इज फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल. ओके, दूसरा क्या रहेगा, कैटायनिक. कैटायनिक पॉलीमराइजेशन. ओके, दूसरा क्या रहेगा, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन. एंड थर्ड वन इज एनायनिक. पॉलीमराइजेशन. एनायनिक पॉलीमराइजेशन. ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होएगी. फर्स्ट वन इज फ्री रेडिकल, सेकेंड वन इज कैटायनिक पॉलीमराइजेशन एंड लास्ट वन इज एनायनिक पॉलीमराइजेशन. यहां तक क्लियर है. एडिशन पॉलीमराइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे. 3 पॉइंट्स रहेंगे इसमें. सो फर्स्ट वन पहले स्टार्ट करते हैं, दैट इज फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन. फ्री रेडिकल मतलब वहां पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होगी वहां पे. सो कैसे, फर्स्ट वन इज दैट इज फ्री रेडिकल को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं. जैसे कोई भी हम बेंजॉइल पेरोक्साइड ले लेते हैं जहां पे बेसिकली पेरोक्साइड बॉन्ड होगा. ये जो बेंजॉइल है, बेंजॉइल पेरोक्साइड रह गया, बेंजॉइल पेरोक्साइड. और कौन सा होगा, एसिटाइल पेरोक्साइड. ये जो पेरोक्साइड रहेगा, पेरोक्साइड बेसिकली फ्री रेडिकल में मस्ट है. फ्री रेडिकल आपको जो रिएक्शन है अगर इनिशिएट करनी है, अगर रिएक्शन को इनिशिएशन स्टेप में लाना है तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, पेरोक्साइड.
पेरोक्साइड हमें चाहिए। इनमें से इनको इसलिए यूज करते हैं कि अगर इनको थोड़ी सी हीट भी दें हम, ये जो पेरोक्साइड है अगर इनको थोड़ी सी हीट भी दें तो इसमें क्या होगा, ये एकदम से इनिशिएट करने लग पड़ती है रिएक्शन को इनिशिएशन में ला देती हैं। क्यों? क्योंकि पेरोक्साइड बॉन्ड जैसे ही हम हीट दें, जैसे ही हम इन पे हीट दें अब तो उसमें क्या होगा, वो रिएक्शन को इनिशिएशन में ला देती हैं। क्योंकि अब फ्री रेडिकल का मेन क्या रहेगा, जब भी हम फ्री रेडिकल स्टेप कैरी आउट करेंगे, जब भी हम फ्री रेडिकल स्टार्ट करेंगे स्टेप, तो दैट विल ऑलवेज स्टार्ट्स विद हीट। इसमें हमें हीट की जरूरत पड़ती है। हीट हमें इसमें चाहिए होता है व्हेन वी कैरिड आउट फ्री रेडिकल स्टेप इन एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्लियर है? अब यहां तक क्लियर है सबको? मैंने क्या बोला कि बेंजोइल पेरोक्साइड और एसिटाइल पेरोक्साइड हमें चाहिए होता है चेन रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, आई रिपीट, रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है जो जिसपे हम थोड़ी सी हीट डालें, ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जिसपे हम थोड़ी सी हीट डालें तो क्या होगा, रिएक्शन इनिशिएट हो जाएगी, जिसके लिए हमने क्या यूज किया, बेंजोइल पेरोक्साइड एंड एसिटाइल पेरोक्साइड। एंड फ्री रेडिकल स्टेप ऑलवेज कैरी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। क्लियर है सबको? यहाँ पर फोकस करिएगा इस स्टेप में, फ्री रेडिकल ऑलवेज हीट की प्रेजेंस में रहेगी। इसको थोड़ी सी हीट देंगे तो रिएक्शन अपने आप इनिशिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसका आइडिया लेते हैं कि फ्री रेडिकल कैसे कैरी आउट होगा। लेट्स से अगर मैंने पेरोक्साइड लिया कोई R CO O C R, ओके, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, दैट इज R ग्रुप। अब ये क्या है, यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड है, ये क्या है, यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड है। तो ये क्या होगा, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। ठीक है, हीट करने पे पेरोक्साइड बॉन्ड टूट गया। पेरोक्साइड बॉन्ड जैसे ही टूटा तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया यहाँ पे वापस, और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वापस ले लिया। तो क्या जनरेट हुआ हमारे पास, 2 यूनिट्स ऑफ, क्या जनरेट हुआ हमारे पास, R CO O, फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। फ्री रेडिकल यहाँ तक क्लियर है सबको? हमने इसको हीट किया, हमने कोई भी पेरोक्साइड लिया, उसको हमने हीट किया, यहाँ पे ब्रेकेज हो गई बॉन्ड की, इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास चले गए इनके, वहां पे हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। अब क्या यहाँ पे क्या है, CO2 इजीली रिमूव हो सकती है, CO2 बाहर निकल जाएगी एंड अल्टीमेटली क्या बचेगा हमारे पास, R रेडिकल, जो हमें चाहिए था। यही चाहिए था हमें, यही मोटिव था हमारा कि हमें रेडिकल जनरेट करना है टू इनिशिएट द रिएक्शन। ओके, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई, हमने सिंपली हीट किया पेरोक्साइड को और क्या हुआ, हमें फ्री रेडिकल मिल गया हमारा, जिसमें जो था हमारा फर्स्ट स्टेप इन द एडिशन पॉलीमराइजेशन, दैट इज फ्री रेडिकल, जिसमें हमारा मोटिव क्या था, हमें सिर्फ रेडिकल की जनरेशन चाहिए थी। और मैंने आपको क्या बोला कि फ्री रेडिकल में हमें हीट की जरूरत पड़ती है और कुछ नहीं चाहिए हमें फ्री रेडिकल को जनरेट करने के लिए। फर्स्ट स्टेप यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो रेडिकल जनरेट हुआ, अब ये क्या बोलेगा, ये तो अकेला रह गया रेडिकल के साथ, दैट इज वेरी 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 रिएक्टिव स्पीशीज। ओके, जब फ्री रेडिकल किसी पे आता है तो ये क्या करेगा, अगर फ्री रेडिकल रहेगा तो इट इज वेरी अनबैलेंस। ये क्या सोचेगा कि मुझे तो कोई भी यूज कर सकता है कभी भी, मुझे जल्दी से जल्दी स्टेबल होना है, मुझे जल्दी से जल्दी स्टेबिलिटी गेन करनी है। क्यों? क्योंकि ये फ्री रेडिकल की वजह से इट इज वेरी अनस्टेबल। अब हमने क्या लिया है यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिया है n यूनिट्स ऑफ इथीन, n यूनिट्स ऑफ हमने इथीन ली है। एंड पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, क्लियर है, पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। ये ब्रेक होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। अब ये जो रेडिकल है, यहाँ पे रेडिकल जनरेट हो गया। अब ये जो रेडिकल है, ये R, ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ध्यान देना, फोकस करिएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ये क्या आ गया यहाँ पे, CH2, ये रेडिकल आ गया, CH2
यहाँ पे R ने बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, इन दोनों ने बॉन्ड बनाया, यहाँ पे क्या आ गया R। फिर से यहाँ पे रेडिकल जनरेट हो गया, फिर से यहाँ पे पीछे हट रही हूँ कि आपको क्लियर दिखे, यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या रहेगा यहाँ पे, नेक्स्ट हमने n यूनिट्स ऑफ इथीन ली है, n यूनिट्स ऑफ हमने इथीन ली है, नेक्स्ट इथीन यूनिट फिर से आएगी, नेक्स्ट इथीन यूनिट फिर से आएगी, यहाँ पे देखो नेक्स्ट इथीन यूनिट फिर से आई, फिर से क्या हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस वाले रेडिकल ने इसके साथ बॉन्ड फॉर्म किया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ तो इसके पास चला गया, ये इसके पास चला गया। अब क्या होगा फर्दर क्या होगा, ध्यान देना, ये CH2 ये वाला आ गया जहां पे रेडिकल जनरेट हुआ था, एक बॉन्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ से क्या हुआ, इस वाले CH2 ने इस वाले CH2 के साथ बॉन्ड बनाया, क्योंकि इन दोनों के पास फ्री इलेक्ट्रॉन था, इनके पास फ्री रेडिकल जनरेट हुआ था, जिसकी वजह से इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे CH2, ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, ओके, CH2 और क्या आ जाएगा R, क्लियर है। CH2 ने CH2 के साथ बॉन्ड बनाया, यहाँ पे आ गया दिस वन CH2 एंड यहाँ पे R आ गया, क्लियर है। ये हमारी रिएक्शन क्या हो रही है, फर्दर फ्री रेडिकल जनरेट करने के बाद हमने रिएक्शन को प्रोपेगेट किया। यहाँ पे तो हमने थोड़ा सा रिएक्शन को धक्का लगाया, बट आगे भी तो चलाना है, धक्का लगाना इज नॉट अ मोटिव है, धक्का लगाना इज नॉट अ मोटिव, हमें रिएक्शन को कंप्लीट करना है, हमें रिएक्शन को आगे भी चलाना है, जिसकी वजह से हमने जो इथीन यूनिट ली थी इसके साथ रिएक्ट करवाया, और जो आगे रिएक्शन क्या हो रही है, प्रोपेगेट हो रही है हमारी। अब रिएक्शन हमारी चल पड़ी है, जो हमें मोटिव था हमारा पॉलीइथीन गेन करने का, हमने रिएक्शन को प्रोसेसिंग में लगा दिया, हमने रिएक्शन को प्रोपेगेट कर दिया है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे n नंबर ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीइथीन, ओके। ये रहा हमारा, ये यहां तक तो क्या था, ये फर्स्ट स्टेप, दैट इज फ्री रेडिकल जनरेशन। अब आगे क्या हो गया, यहाँ पे आगे जो है यहाँ पे चेन प्रोपेगेट कर रही है। अब ये क्या है, यहाँ पे n नंबर ऑफ यूनिट्स आगे, लेट्स से यहाँ पे n नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर्म होती जाएंगी आपस में। ये क्या रहेगा हमारा, दिस इज स्टेप नंबर 2, दैट इज क्या था, यहाँ पे चेन प्रोपेगेट हो रही है, चेन मतलब जो चेन बन रही है, चेन प्रोपेगेट हो रही है, यहाँ पे हमारी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है फर्दर, दिस इज आवर सेकेंड स्टेप। और ये जो चेन प्रोपेगेशन है, आपस में जब नंबर ऑफ यूनिट्स कंबाइन करती जाएंगी, चेन आपस में आगे होते जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, चेन हमारी ग्रोथ कर रही है, और इसके लिए इसको हमने क्या बोला, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक हमारे हो गए 2 स्टेप्स, दैट इज यहाँ तक हमने रेडिकल जनरेट कर लिया हीट देके परऑक्साइड बॉन्ड को, ओके। यहाँ तक हमारा रेडिकल जनरेट हो गया था, फिर हमने जो इथीन था हमारे पास उसको रिएक्ट कराया इस फ्री रेडिकल के साथ, जहाँ पे हमारी चेन आगे प्रोपेगेट होने लगी, जहाँ पे चेन हमारी आगे फर्दर प्रोसेसिंग में आने लगी। यहाँ तक हो गए हमारे 2 स्टेप्स, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड स्टेप, एडिशन पॉलीमराइजेशन में। थर्ड स्टेप क्या रहेगा, अब रिएक्शन तो हमने प्रोपेगेट कर दी, बट रिएक्शन को रोकना भी तो है, नहीं तो रिएक्शन क्या चलती रहेगी, फ्री रेडिकल जनरेट होते रहेंगे, और रिएक्शन क्या करेगी, रिएक्शन ऑलवेज प्रोपेगेट होती रहेगी, रिएक्शन को स्टॉप भी करना मस्ट रहेगा यहाँ पे। सो थर्ड हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे R CH2, यहाँ पे n नंबर जो यूनिट थी CH2, यहाँ पे फ्री रेडिकल था, ये था हमें जो लास्ट में मिला था इन चेन प्रोपेगेशन स्टेप। अब क्या होगा, चेन को टर्मिनेट करना है, हमें चेन को रोकना है। बेसिकली टर्मिनेशन मतलब हमें जो रिएक्शन हमने चलाई है उसको बेसिकली एक एंडिंग पॉइंट पे लाना है, सो फोकस करेगा हाउ वी कैन डू दैट, कैसे हम करेंगे उसको। देखो यहाँ पे क्या है, हमें मान लो हमने रिएक्शन को प्रोसीड की है, और हमें यहाँ पे 2 नंबर में हमें ये वाली यूनिट मिली है इन 2 नंबर्स। अब दूसरी वाली यूनिट के पास भी क्या होगा, रेडिकल होगा,
दूसरे वाले यूनिट के पास भी क्या होगा, रेडिकल रहेगा। तो ये वाले जो यूनिट है नेक्स्ट वाली यूनिट के साथ क्या बॉन्ड फॉर्म करेगी, ये वाला रेडिकल भी फ्री है, दूसरा भी फ्री होगा, तो दोनों क्या बोलेंगे, आओ आपस में बॉन्ड बना के स्टेबिलिटी गेन करते हैं, इससे पहले कि कोई हमारा दूसरा फायदा उठाए। या तू भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे और दूसरी यूनिट बोलेगी तू भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे, दोनों स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं, दोनों बॉन्ड फॉर्म करके स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे क्या फॉर्म होगा हमारे पास, देखिएगा, ध्यान फोकस करिएगा यहाँ पे ध्यान से, और नोट्स बनाते रहना अच्छे से। यहाँ पे क्या होगा, CH2, ध्यान देखना, CH2, अब ये वाला CH2 क्या आएगा यहाँ पे, CH2, ओके। दूसरे वाली यूनिट क्या आ जाएगी, सेम यूनिट आएगी उस तरफ से भी, तो क्या आ जाएगा CH2 N, नंबर ऑफ यूनिट्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा R। उसने दूसरी वाली यूनिट के साथ बॉन्ड फॉर्म किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे N नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमें चाहिए थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। जो हमें क्या चाहिए था, पॉलीइथीन चाहिए था, जो हमें पॉलीइथीन चाहिए था, हमने रिएक्शन को यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया है। ये क्या रहा हमारा, टर्मिनेशन बाय कॉम्बिनेशन। टर्मिनेशन का कैसे किया हमने, बाय कंबाइनिंग, टर्मिनेशन बाय कंबाइनिंग, क्या हमने सिंपली कंबाइन किया दो यूनिट्स को, जो भी फ्री रेडिकल वाली यूनिट थी। ये क्या थी, टर्मिनेशन बाय कॉम्बिनेशन, हमने कंबाइन किया टू यूनिट्स को, इसलिए हमने उस रिएक्शन को टर्मिनेट कर दिया बाय फॉर्मिंग द बॉन्ड इन बिटवीन टू रेडिकल्स। क्लियर है, ये वाला स्टेप क्लियर है। अब देयर आर बेसिकली टू स्टेप, अगर दूसरे स्टेप में हम टर्मिनेट करना चाहें रिएक्शन को तो दूसरे स्टेप में भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो रहा टर्मिनेशन बाय कॉम्बिनेशन। अब दूसरा क्या रहेगा, ये टर्मिनेशन, थर्ड स्टेप की बात रहेगी यहाँ पे। अब थर्ड क्या, सेकंड कैसे हम कर सकते हैं, सेकंड स्टेप में भी अगर हमें ये वाला मेथड नहीं अपनाना है तो दूसरे वाले में भी हम रिएक्शन को टर्मिनेट कर सकते हैं। कैसे, देखो, उसको हम क्या बोलेंगे, बाय डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, और डिस्प्रपोर्शनेशन, ओके, इसको हम क्या बोल सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन कैसे रहेगी यहाँ पे, ओके, डिस्प्रपोर्शनेशन को रिडॉक्स भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, रिडॉक्स। अब आगे जब रिएक्शन प्रोसीड करेंगे हम, वैसे आपको यू विल गेट एन आइडिया कि इसको हमने रिडॉक्स क्यों बोला। क्यों, देखो, ये वाली जो यूनिट थी, लेट मी राइट हियर अगेन, ये CH2 एंड CH, यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं, इस H को ऐसे लिख सकती हूँ, बात तो एक ही है। ये इस वाले CH2 को, अब आगे क्या था, CH2 रेडिकल आ गया। इस वाले CH को मैंने बेसिकली यहाँ पे ऊपर लटका के लिख दिया, बेसिकली यहाँ पे मैंने H को यहाँ लिख दिया। अब ये क्या करेगा, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूं, ये यहाँ पे आ जाएगा, H प्लस यहां से निकालूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H निकल गया बाहर, H प्लस निकल गया बाहर, H निकल गया बाहर। यहाँ पे क्या हो गया, H ने भी क्या कर लिया, यहाँ पे रेडिकल, H पे भी यहाँ पे रेडिकल जनरेट हो गया और यहाँ पे भी रेडिकल जनरेट हो गया। क्लियर है, H एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया, देयर इज जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, यहाँ पे भी एक और रेडिकल जनरेट हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे आपस में, बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ये क्या फॉर्म करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे आपस में, दैट इज अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CH2 एंड CH, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, CH2। क्लियर है, एक तो हमारे पास ये फॉर्म हो गया। अब बचा ये वाला, अगर इसको हम स्टेबल नहीं करेंगे तो रिएक्शन हमारी टर्मिनेट नहीं होगी। ये वाला जो फ्री रेडिकल है, ये दूसरे यूनिट के साथ क्या करेगा, और भी तो वहां पे यूनिट होगी जब हम रिएक्शन प्रोसीड कर रहे होंगे, तो वो क्या करेगा, इस ये तक तो ठीक है। अब हम इस H रेडिकल को कैसे स्टेबल करेंगे, CH2 एंड CH, उसके बाद क्या फॉर्म होगा, CH2 और CH3, ये आ गया वहां पे, ओके।
CH2 अगर जो दूसरे वाला है बेसिकली इस वाले CH2 के साथ ये वाला H बॉन्ड फॉर्म किया है अपना। ओके, क्लियर है यहां तक? ये हो गया हमारा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन को हमने दो तरह से, ये वाला आपकी बुक में नहीं होगा, इस पे ध्यान देना, डिस्प्रपोर्शनेशन। अब हमने इसको रिडॉक्स क्यों बोला? क्यों? क्योंकि देर इज रिमूवल ऑफ H, देर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। जिसकी वजह से हमने इस डिस्प्रपोर्शनेशन को क्या बोला? रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, क्लियर है यहां तक? नोट्स बनाते रहना अच्छे से, बहुत इजी है अगर ध्यान से इसको समझना। फ्री रेडिकल में क्या बोला हमने? देयर इज, हमें सिर्फ लाइट चाहिए, HNu चाहिए, जिसके हमें पेरोक्साइड बॉन्ड चाहिए एक रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। रिएक्शन को बेसिकली इनिशिएट करने के लिए हमें पेरोक्साइड बॉन्ड चाहिए। हम उसको थोड़ा सा धक्का भी देंगे, अगर लाइट में भी रखेंगे तो वो रिएक्शन इनिशिएट होने लगेगी, फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा हमारे पास। ओके, उसके बाद हमने क्या किया? रिएक्शन को प्रोपेगेट किया, रिएक्शन को प्रोसेसिंग में लाए हम। आई एम टॉकिंग अबाउट एडिशन पॉलीमराइजेशन ओनली। अब यहाँ पे आपने क्या देखा? कोई बाय प्रोडक्ट निकला कोई बाय प्रोडक्ट? नो। यहाँ पे क्या हुआ? सिंपली पाई बॉन्ड ब्रेक होते रहे और नेक्स्ट यूनिट जो आती गई वो उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करती गई। अब रिएक्शन हमने प्रोपेगेट की, रिएक्शन प्रोपेगेट होती रही, आपस में पाई बॉन्ड ब्रेक होते रहे और नेक्स्ट जो यूनिट आती रही वो कंबाइन होती रही। अब रिएक्शन को हमने रोकना था, रिएक्शन को बेसिकली उसको एंडिंग पॉइंट पे लाना था। तो जो रेडिकल थे, एक रेडिकल था और दूसरा रेडिकल था, उन्होंने आपस में बॉन्ड फॉर्म किया एंड दैट विल लीड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है? एडिशन पॉलीमराइजेशन क्लियर है? ठीक है। अब दूसरा जो था, ये तो हमने कर लिया एडिशन पॉलीमराइजेशन का कैसे था? फ्री रेडिकल वाला। फ्री रेडिकल यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा हम देखेंगे, दैट इज क्या था? दूसरा क्या बोला था हमने? दैट इज केटाइनिक पॉलीमराइजेशन। दैट इज केटाइनिक पॉलीमराइजेशन। उसमें क्या फॉर्म होगा? बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, केटाइन की फॉर्मेशन होगी, केटायन की फॉर्मेशन रहेगी। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। फ्री रेडिकल हम कंप्लीट कर चुके हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन का 3 उसमें कंप्लीट थी। फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया फ्री रेडिकल, वाया फ्री रेडिकल। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा क्या रहेगा इसमें? केटायनिक। दूसरा क्या रहेगा इसमें? केटायनिक पॉलीमराइजेशन। दूसरा क्या रहेगा इसमें? केटायनिक पॉलीमराइजेशन। अब केटायनिक नाम से क्या पता चल रहा है? देयर इज जनरेशन ऑफ केटाइन। अब कैसे फॉर्म होगा केटाइन? केटाइन कैसे फॉर्म होगा? अब इसमें ध्यान फरमाना, ये जो केटाइनिक पॉलीमराइजेशन है, जब हम इस स्टेप को कैरी आउट करेंगे, जब हम इस स्टेप को प्रोसीड करेंगे, तो इसमें क्या चाहिए होगा हमें? एसिड। जब भी केटाइनिक पॉलीमराइजेशन रहेगी तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? एसिड। वी नीड स्ट्रॉन्ग एसिड, वी नीड स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर आप बोल सकते हैं लुइस एसिड, या फिर आप बोल सकते हैं लुइस एसिड। ओके, कौन कौन से एसिड रहेंगे इसमें हमारे पास? जैसे H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4, और क्या रहेगा? AlCl3 दैट इज लुइस एसिड, AlCl3, और क्या ले सकते हैं हम? और हम ले सकते हैं जैसे HF हो गया, ये हम ले सकते हैं। दिस ऑल एसिड्स। अब एसिड केटाइनिक पॉलीमराइजेशन को प्रोसीड करने के लिए हमें एसिड चाहिए होगा हमेशा। फ्री रेडिकल के लिए हमें हीट चाहिए थी, लाइट चाहिए थी, और केटाइनिक पॉलीमराइजेशन को प्रोसीड करने के लिए हमें क्या चाहिए? एसिड। केटाइनिक पॉलीमराइजेशन को प्रोसीड करने के लिए हमें क्या चाहिए? एसिड चाहिए, जो लुइस एसिड भी हम ले सकते हैं, कोई भी बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए हमें। अब क्या होगा इसमें? देखो, अब ये जो H2SO4 है, H2SO4 gives us, H2SO4 हमें क्या देगा? H2SO4 हमें क्या देगा? H प्लस देगा H प्लस की नहीं? देगा ना H प्लस। H2SO4 हमें क्या देगा?
क्या देगा, H प्लस देगा। अब ये जो H प्लस है ये भूखा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये क्या बोलेगा, ये ढूंढेगा कोई कि मुझे कहाँ खाना मिले और मैं उस पर टूट पड़ू जाके। तो ये जो H प्लस है ये क्या करेगा, अब हमने क्या लिया है यहाँ पे, इथीन लिया हुआ है। ओके, यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, इथीन लिया हुआ है। ओके, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, नंबर ऑफ टाइम्स हम रिपीट कर चुके हैं। पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, क्या फॉर्म होगा, ये जो H प्लस है, H प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा यहां से। ओके, आगे क्या फॉर्म करेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड। ये क्या लिया हमने, ये जो H प्लस है, H प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ से, H प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ से, तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, CH2, और यहाँ पे ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये वाला H मैंने ऐसे लिख दिया, ये वाला H मैंने ऐसे लिख दिया। तो इसमें क्या होगा यहाँ पे, CH2H। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसमें तो अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर ली, बट यहाँ पे 3 बॉन्ड रहेंगे, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया हमारे पास, इस पे क्या आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। देयर इज जनरेशन ऑफ केटाइन, केटाइन जनरेट हो गया, इसने अपने बॉन्ड फॉर्म कर लिए। ओके, बट ये तो फिर भी प्यासा रह गया, भूखा रह गया, इसलिए इसके पास क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, बट इसने अपने आप को शांत कर लिया। यहाँ पे जनरेशन होगी केटाइन की, यहाँ पे जनरेशन क्या हो गया, केटाइन का जनरेशन हो गया। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक सबको। ओके, अगर यहाँ पे अब मैं बात करूं, अगर फिर से यूनिट आएगी, ये जो n नंबर ऑफ इथीन हमने लिए थे, आगे फिर से CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां से ये क्या करेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन लेगा। नेक्स्ट क्या फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये क्या आ जाएगा, इसमें बॉन्ड फॉर्म किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका प्लस चार्ज खत्म हो गया, CH2, यहाँ पे क्या आ गया, CH3, जो मैंने ऐसे लिख दिया, CH3 CH2, इसने इसके साथ बॉन्ड फॉर्म किया। ओके, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे अगेन प्लस चार्ज आ गया। क्लियर है, वैसे ही आगे यूनिट्स आती जाएंगी और रिएक्शन आगे चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। क्यों, क्योंकि हमने n नंबर ऑफ इथीन यूनिट्स लिए हैं और ये आती जाएंगी यूनिट्स। ये केटायन अपने आप को ओवरकम करता रहेगा विद द जनरेशन ऑफ न्यू केटायन। ओके, ये ऐसे ही ये स्टेप कैरी आउट होता रहेगा, बट देयर वी नीड स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब अगर मैं केटाइनिक पॉलीमराइजेशन को आपको एग्जांपल दूं, अब एक बार क्वेश्चन पूछा था, आपको एग्जांपल दिए हुए थे, आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें पूछा था कि कौन सा पॉलीमर केटाइनिक पॉलीमराइजेशन शो करेगा, कौन सा पॉलीमर केटाइनिक पॉलीमराइजेशन शो करेगा। तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियर कि ये जो पॉलीस्टाइरीन है, ये जो पॉलीस्टाइरीन है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, केटाइनिक पॉलीमराइजेशन शो करेगा। और कौन शो करेगा, पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन क्या होता है, दिस इज स्टाइरीन, बेंजीन, CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये क्या है, स्टाइरीन यूनिट है। बाय दिस वी गेट पॉलीस्टाइरीन। अगर उसको रिएक्ट कराते रहे, उसकी पॉलीमराइजेशन कराते रहेंगे, तो देन अल्टीमेटली एट द एंड वी गेट पॉलीस्टाइरीन। दिस इज स्टाइरीन मोनोमर, दिस इज स्टाइरीन यूनिट, जिसकी वजह से उसको पॉलीमराइजेशन जब हम प्रोसेस करेंगे, पॉलीमराइजेशन कैरी आउट करेंगे, देन अल्टीमेटली एट द एंड वी गेट पॉलीस्टाइरीन यूनिट। एंड this always show cationic polymerization। cationic polymerization में आएगा ये हमेशा पॉलीस्टाइरीन। क्लियर है। अब नेक्स्ट और क्या आएगा इसमें, पॉलीआइसो ब्यूटाइलीन, ओके, ये भी cationic polymerization में आएगा। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है ना। अभी तक हमने किया फ्री रेडिकल और क्या किया हमने, केटाइनिक पॉलीमराइजेशन। 2 स्टेप कर लिए हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन के। अब थर्ड स्टेप रहेगा हमारा, दैट इज एनाइनिक पॉलीमराइजेशन,
अब ये जो एनायनिक पॉलीमराइजेशन है, केटायनिक पॉलीमराइजेशन किसमें था? एसिड की प्रेजेंस में। अब ये जो एनायनिक पॉलीमराइजेशन है वी नीड व्हाट वी नीड इन एनायनिक, व्हाट वी नीड इन एनायनिक, दैट इज बेस। इसमें हमें क्या चाहिए होगा? बेस। क्या चाहिए होगा? इसमें हमें बेस चाहिए होगा। क्लियर है? इसमें बेस चाहिए होगा व्हेन वी कैरी आउट anionic polymerization. When we carry out anionic polymerization, we need a strong base. अब Grignard reagent के बारे में आप सब familiar होंगे. You are very familiar with the Grignard reagent that we can use as a base. We can use as a base. इसको हम as a base की तरह use कर सकते हैं. What we call it? That is Grignard reagent. ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसमें क्या होगा? इसमें कैसे ये बेस की तरह काम करेगा? सी, अब बेस मैंने यहाँ पे ले लिया, मतलब बेस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, क्या करेगा? बेस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अब यहाँ पे मैंने क्या लिया? यहाँ पे मैंने क्या लिया? इथीन। क्या लिया मैंने यहाँ पे? इथीन लिया। तो क्या होगा आगे? बेस ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दिए। बेस ने इलेक्ट्रॉन दिए, क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? बी बॉन्ड फॉर्म करेगा यहाँ पे बेस अपना CH2। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये कहाँ चले जाएंगे? यहाँ चले जाएंगे। क्लियर है? क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? CH2 CH2 फॉर्म हो गया। यहाँ पे हो गया फॉर्म। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे जनरेशन ऑफ कार्बे एनायन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? जनरेशन ऑफ कार्बे एनायन। CH बेस ने इलेक्ट्रॉन दिए, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, बेस आ गया यहाँ पे, बेस ने बॉन्ड फॉर्म किया CH2 के साथ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए थे, तो यहाँ पे क्या आ गया? एक्सेस अमाउंट हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। एंड हेयर इज जनरेशन ऑफ कार्बे एनायन। हेयर इज जनरेशन ऑफ कार्बे एनायन। वैसे यूनिट्स आती रहेगी, जैसे कार्बोकैटायन में था, आगे यूनिट्स आती रहेंगी। और देयर इज जनरेशन ऑफ कार्बे एनायन एट द एंड। बट वी नीड, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें बेस चाहिए, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस हमें यहाँ पे चाहिए। और कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में वी नीड स्ट्रॉन्ग एसिड। We need a strong acid. क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन कंप्लीट कर लिया विद 3 स्टेप, दैट इज फ्री रेडिकल, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और एनायनिक पॉलीमराइजेशन। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको 3 स्टेप का एडिशन पॉलीमराइजेशन का। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कौन सा? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कौन सा? नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो ओके, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे सम इम्पोर्टेंट सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स, कैसे हम कौन सा पॉलीमर फॉर्म करेंगे। सो हेयर यहाँ पे हम देखेंगे प्रेपरेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स, सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स। सो फर्स्ट यहाँ हम क्या देखेंगे? देयर आर 2 बेसिकली हाई डेंसिटी पॉलीथीन हमने पढ़ा था और लो डेंसिटी पॉलीथीन हमने पढ़ा था। लो डेंसिटी में हमने क्या किया था? वहां पे वॉल्यूम ज्यादा था, जिसकी वजह से वहां क्या थी? डेंसिटी कम थी, स्ट्रेंथ भी कम थी। क्योंकि वहां पे वॉल्यूम ज्यादा था। वॉल्यूम क्यों ज्यादा था? क्योंकि वहां पे ब्रांचेस थी, ब्रांचेस लीड्स टू रिपल्शन, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। और क्या हुआ? यहाँ पे डेंसिटी कम हो गई, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, और स्ट्रेंथ भी क्या हो गई? यहाँ पे कम हो गई, जिसकी वजह से इसको हमने क्या बोला? लो डेंसिटी पॉलीथीन। क्या बोला इसको हमने? लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीथीन, कैसे हम उसको फॉर्मेशन देखेंगे। देखो, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी कैसे फॉर्म होगी। फर्स्ट हम लेते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन। ओके, इसकी मेकिंग हम देखेंगे, कैसे हम इसको फॉर्म करेंगे। लो डेंसिटी पॉलीथीन। सी, सबसे पहले हम इथीन यूनिट लेते हैं। ये सिंपल सी हमने इथीन यूनिट ले ली, यहाँ पे इथीन यूनिट ले ली। अब रिएक्शन को
प्रोसीड करेंगे कैसे, टेम्परेचर रखेंगे हम, यहाँ पे टेम्परेचर रखेंगे हम, सिंपल सी हमने यहाँ पे इथीन यूनिट ले ली, जो लो डेंसिटी पॉलीइथीन का देखेंगे हम, सिंपल से यहाँ पे हमने लो डेंसिटी पॉलीइथीन ली और इथीन ली, ठीक है, जिसपे हम टेम्परेचर रखेंगे 350 टू 370 केल्विन, 350 टू 370 केल्विन, एंड जब रिएक्शन प्रोसीड करेंगे एट द एंड वी गेट व्हाट वी गेट, यहाँ पे ये पिछले वाली यूनिट के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ओके, CH2, यहाँ पे हमें n नंबर ऑफ इथीन यूनिट मिलेंगी, दैट इज पॉलीइथीन, दैट इज पॉलीइथीन, क्या बोलेंगे हम उसको, पॉलीइथीन। बट लो डेंसिटी क्यों हुआ यहाँ पे, अगर जब ये लो डेंसिटी की पॉलीइथीन हम कैरी आउट करेंगे इस तरह की पॉलीमराइजेशन, तो आप यहाँ पे मेन फोकस रखना, यहाँ पे हमें कितना टेम्परेचर चाहिए, 1000 टू 2000 केल्विन, यहाँ पे हमें कितना, मेजर यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है, यू हैव टू फोकस ऑन द प्रेशर, यू हैव टू फोकस ऑन द प्रेशर, ओके, यू हैव टू फोकस ऑन द प्रेशर, टेम्परेचर को ध्यान में ना रखते हुए आप प्रेशर पे फोकस करिए। जब हम लो डेंसिटी की पॉलीथीन फॉर्म करेंगे, जब हम लो डेंसिटी की पॉलीथीन फॉर्म करेंगे तो हमें क्या चाहिए होगा, हम हाई प्रेशर पे लो डेंसिटी पॉलीइथीन की फॉर्मेशन रहेगी, यहाँ पे हाई डेंसिटी की, कैसे, टेम्परेचर का मेन डिफरेंस रहेगा इन बिटवीन लो डेंसिटी पॉलीइथीन और हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। कैसे, जब लो डेंसिटी पॉलीइथीन हम देखेंगे तो हमने जो इथीन यूनिट ली थी, कैसे वो लो डेंसिटी में फॉर्म होगा, दैट हियर इज मेन डिफरेंस इज प्रेशर, हमें क्या चाहिए, मसिव अमाउंट में हमें प्रेशर चाहिए, ह्यूज अमाउंट, इन ह्यूज अमाउंट में हमें प्रेशर चाहिए, दैट इज 1000 टू 2000 केल्विन, 1K टू सॉरी ATM 1K टू 2K, 1000 टू 2000 तक हमें प्रेशर चाहिए टू कैरी आउट लो डेंसिटी पॉलीथीन पॉलीमराइजेशन। अब हाई डेंसिटी में क्या रहेगा, यहां तक क्लियर है, लो डेंसिटी में हमें मसिव अमाउंट में प्रेशर चाहिए, ओके। अब आपने देखा होगा लो डेंसिटी पॉलीइथीन, कैसे लो डेंसिटी पॉलीइथीन हम इनको कैसे बोल सकते हैं, कैसे, जैसे आप अपने, अगर आप कई बार शॉप पे गए होंगे, तो सब्जी वाला, वो जो सब्जी वाले पॉलीथीन आते हैं ना, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो सब्जी में आते हैं, टमाटर प्याज बेसिकली जिसमें हम लेके आते हैं, तो वो जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन है दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन, उनका वॉल्यूम इतना हाई रहता है कि हम उसमें ज्यादा सा सामान डालें, दैट विल इजिली जो डिस्ट्रॉय हो, उसमें कम सामान डालने की जरूरत होती है, उसमें हम ज्यादा सामान डालेंगे तो वो क्या होगा, पॉलीथीन फट जाएगा और क्या होगा, हमारी सब्जी नीचे गिर जाएगी, ठीक है, हमारी सब्जी नीचे गिर जाएगी। क्यों ऐसा बेसिकली क्यों हुआ, क्योंकि जो पॉलीथीन था दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन, उसमें स्ट्रेंथ इतनी वीक थी कि वो उस भार को कैरी नहीं कर सका। क्यों, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ कम थी, वॉल्यूम ज्यादा था, डेंसिटी इज वेरी लो, डेंसिटी इज वेरी लो, ओके। अब नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें, नेक्स्ट रहेगा इसमें दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ओके, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन में, लो डेंसिटी में क्या था, यहाँ पे 1000 टू 2000 ATM में प्रेशर था, बट इन हाई डेंसिटी देयर वी नीड, अगर हम देखें जब हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन फॉर्म करेंगे, अगर हम यहाँ पे भी इथीन यूनिट लेंगे, अगर हमने इथीन लिया यहाँ पे मोनोमर, और यहाँ पे टेम्परेचर इफ स्टिल सेम, टेम्परेचर इफ स्टिल सेम दैट इज 372 K। मैंने क्या बोला था, यू हैव टू फोकस ऑन ओनली प्रेशर, यू हैव टू फोकस ऑन ओनली प्रेशर। बट हाई डेंसिटी पॉलीथीन में जब हमने कैटलिस्ट का यूज किया, दैट इज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, दैट इज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। अगर हमने सिंपल कैटलिस्ट का यूज करके, आप क्या देखेंगे, जब हमने सिंपल कैटलिस्ट का यूज किया देन तो क्या होगा, इसमें हमें क्या मिलेगा एट द एंड, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हमें क्या मिलेगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। डिफरेंस कहाँ पे आया, प्रेशर पे। जब हमने लो डेंसिटी पॉलीथीन फॉर्म किया तो हमने प्रेशर अप्लाई किया 1000 टू 2000 ATM में, 1000 टू 2000 ATM में वी हैव टू अप्लाई द प्रेशर। बट when we polymerize ethene unit and under the
Ziegler-Natta catalyst. Ziegler-Natta is not a name of the catalyst, that is name of the person जिन्होंने ये catalyst invent किया. ओके, जिन्होंने ये catalyst invent किया उनके नाम पे रखा गया ये catalyst का नाम. आप भी कुछ करिए, आपके नाम पे भी catalyst फॉर्म हो जाएंगे. ओके, तो Ziegler-Natta उन्होंने अपने नाम पे कैटलिस्ट दे दिया, दैट वी कॉल Ziegler-Natta कैटलिस्ट. जब हमने प्रेशर के कंपैरिजन में कैटलिस्ट का यूज किया तो हमने क्या नोटिस किया कि सिर्फ से जहां पे हम 1000 to 2000 ATM प्रेशर लगा रहे थे वहां पे हमने 6 to 7 ATM पे हमारा काम हो गया. 6 to 7, देखो कितना प्रेशर उसमें हट गया. कहाँ हम 1000 to 2000 लगा रहे थे और कहाँ पे 6 to 7 ATM प्रेशर पे हमें क्या मिल गया, दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन. That is high density polyethylene 6 to 7. ये किसकी वजह से हुआ? When we use Ziegler-Natta catalyst. अब एग्जाम्पल कई बार इसका फॉर्मूला भी आ जाता है. Ziegler-Natta catalyst आपको दे देगा एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, या फिर आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं दैट व्हाट इज Ziegler-Natta catalyst. नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में. तो क्या रहेगा इसका फॉर्मूला? C2H5 ट्राइथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड. This is Ziegler-Natta catalyst. Okay, C2H5 thrice aluminium plus titanium Cl4. ये क्या रहेगा? Ziegler-Natta कैटलिस्ट. तो इसमें क्या देखा हमने? प्रेपरेशन ऑफ पॉलीमर्स देखी, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन कैसे फॉर्म हुआ. अगर हम ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, 1000 और 2000 प्रेशर जब हमने अप्लाई किया, ओके, जब लो डेंसिटी पॉलीथीन की फॉर्मेशन हो रही थी, देन वी नीड 1000 मासिव अमाउंट ऑफ हमें प्रेशर चाहिए होता था. उसके बाद हमें लो डेंसिटी पॉलीथीन मिला. बट जब हमने हाई डेंसिटी पॉलीथीन फॉर्म किया तो Ziegler-Natta कैटलिस्ट यूज करके हमें थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ी, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना पड़ा, जिसकी वजह से हमें हाई डेंसिटी पॉलीथीन मिला. जब हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं, थोड़ी महंगी वाली शॉप में जाते हैं, तो हमें पॉलीथीन दे देते हैं, दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन, क्योंकि वो इजीली टूटते नहीं हैं. ये ब्लेजर लेने जाएं, महंगे कपड़े लेने जाएं, तो वो हमें अच्छा सा पॉलीथीन देते हैं कि वो टूटे ना, दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन. बट जब ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन जो हमें शॉप वगैरह पे मिलते हैं, दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन. क्लियर है यहाँ तक? ओके, यहाँ तक क्लियर है. ध्यान रखना, हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन में मेन प्रेशर का फर्क रहेगा. Ziegler-Natta कैटलिस्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे. यहाँ तक हमने पढ़ लिया. क्या पढ़ा हमने? कि एडिशन जो पॉलीमराइजेशन है वो 3 स्टेप्स में कैरी आउट रहेगी. 3 स्टेप्स में रहेगी, दैट इज फ्री रेडिकल, कैटायनिक, एनायनिक. और हमने लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन की प्रिपरेशन देखी कि कैसे ये प्रिपेयर होंगे. यहाँ तक क्लियर है? ओके, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. ओके, फाइन. I hope I made myself clear to you all. Okay, till then, bye bye.